नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 में हूं आकाश सोनी। देश दिन भर में आपका स्वागत है। लेकिन आज जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये चीन से दिखा रहे हैं। इसको देखकर आप भी चौंक पड़ेंगे। ये देखिए, विजुअल आपके स्क्रीन पर है। बाइक को बचाने की चक्कर में ये ट्रक कैसे पलट जाता है। ये देखिए, बाइक सवार वहां सामने आ रहा था, उसको बचाने की कोशिश में एक और एंगल से ये ट्रक कैसे पलट गया। अच्छी खबर यह है कि ये बाइक वाला बाल बाल बच गया। ये घटना चीन के जियांगसू प्रोविंस के नैनटोंग सिटी की है और ये तस्वीर CCTV में कैद हुई, जिसे बाद में रिलीज किया गया। ये देखिए, बाइक सवार बाल बाल बच गया। बहरहाल ये देश दिन भर है, इसलिए लौटते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। शुरुआत कर रहे हैं हम, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ही मंत्री का स्टिंग किया और उसके बाद उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है। आसिम अहमद खान ये खाद्य मंत्री थे और इन्हें पद से हटा दिया गया है। इन पर आरोप यह है कि इन्होंने एक बिल्डर से पैसे लिए, 6 लाख रुपए लिए। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जहां ये बताया कि वो उनको पद से हटा रहे हैं, उन्होंने ये मांग भी की कि बीजेपी भी इस उदाहरण का को देखते हुए अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पद से हटाए। लंबे समय बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आसिम अहमद खान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और सबूतों के आधार पर खाद्य और आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। केजरीवाल के मुताबिक सरकार ने शिकायत के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की है। सीएम केजरीवाल ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई, जिसे उन्होंने खान और बिल्डर के बीच हुई करीब 1 घंटे की बातचीत का हिस्सा बताया। आज इस किस्म की कार्रवाई मुझे लगता है शायद इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। हमने ये किया, अब बीजेपी अपने शिवराज सिंह चौहान को भी हटाए, वसुंधरा राजे को भी हटाए। अब आपके मंत्री आपके मंत्रिमंडल के नीचे आपके नीचे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तमाम तरह के जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, और अब आपकी मोरालिटी क्या कहती है, आपकी नैतिकता क्या कहती है? क्या आपको तुरंत अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मुख्यमंत्री के मुताबिक वो अपने मंत्री पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए इसे CBI को भेज रहे हैं। आसिम खान की बर्खास्तगी के बाद पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके के आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन को नया मंत्री बनाया है। सदियों से कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन अब आज के समय में शायद इस कहावत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब मुर्गी मिलती है 120 रुपए प्रति किलो और दाल मिलती है 150 से 200 रुपए प्रति किलो। और लोग जितने परेशान हैं उसको देखते हुए आज केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक बैठक बुलाई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सभी डिपार्टमेंट्स को मिलकर कोशिश करनी होगी कि दाल की कीमतें भी कम हो और साथ ही साथ प्याज की कीमतें भी कम की जा सके। गरीबों की थाली में अहम स्थान रखने वाली दाल में इस बार महंगाई का जो तड़का लगा है, उसने इसे अमीरों की थाली से भी दूर कर दिया है। हर परिवार के किचन का बजट गड़बड़ा गया है। महंगाई का सबसे ज्यादा तड़का अरहर की दाल में लगा है, जो फिलहाल 180 रुपए किलो से लेकर 200 रुपए किलो तक बिक रही है। बाजार का रुख देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जल्द ही अरहर दाल डबल सेंचुरी लगा लेगी। 15 दिन में अरहर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उड़द दाल भी अपनी कीमत पर इतरा रही है। उड़द दाल 140 से 150 रुपए प्रति किलो बिक रही है। एक महीने पहले दाल की कीमतों में 30 से 50 रुपए तक का उछाल देखने को मिल रहा है। इससे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। आगे जो जिनके पास पैसे हैं वो तो ले सकते हैं, मगर जो नीचे तबके के लोग हैं उनको लेने में प्रॉब्लम होता है, वो नहीं कर पाते, एफर्ट नहीं कर पाते। मुश्किल है। हम लोग फिर भी थोड़ा कर रहे थे, बाकी कैसे है तो मुश्किल है। त्योहारी सीजन में दाल का दाम देखकर लोगों का दम निकला जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी का कहना है कि यह बेहद जरूरी होगा कि अगर दालों की कीमतें कम करनी है तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें। साथ ही साथ इस वक्त जो स्थिति है उसको लेकर लोग तो परेशान हैं। सुनिए अहमदाबाद और चंडीगढ़ के लोग क्या कह रहे हैं। दाल अगर इस तरीके से महंगी होती है तो निश्चित तौर पर घर का बजट किस तरीके से बिगड़ता है। मैं एक मैडम ही यहाँ पर जो शॉपिंग के लिए आई है, मैम तुअर और उड़द दाल जिस तरीके से रेट बढ़ा है, बजट पे असर पड़ा है? हाँ जी, ऑब्वियसली, क्योंकि गुजरात में तो चावल और दाल रोज़ का मेनू होता है
अगर दिन में नहीं बना तो रात को भी बन जाता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन अब पब्लिक क्या कर सकती है, इसमें जो बढ़ रहे हैं लेना पड़ रहा है, ले रहे हैं, बट अगर कम होगा तो इट विल बी, स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। साल भर में दाल के दाम करीब 2 गुने हो गए हैं। दाल की बिक्री भी आधी से कम हो गई है। और महंगी तो हमें अब या तो शॉर्टेज या फिर जमाखोरी हो रही है, कुछ न कुछ वजह तो होगी, तभी बढ़ रहा भाव। चंडीगढ़ में अरहर की दाल 150 रुपए प्रति किलो रिटेल में बिक रही है। मूंग की दाल 120 रुपए किलो बिक रही है। करीब 6 महीने पहले अरहर की दाल 90 से 100 रुपए प्रति किलो के बीच थी और मूंग की दाल 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सरकार के दाल आयात करने के बाद भाव में कुछ नियंत्रण हो सकता है, लेकिन फिलहाल दीपावली तक भाव कम होने की संभावना नजर नहीं आ रही। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वो दालों की कीमतें कम करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दालों की कीमतें नियंत्रण में नहीं आ रही। ऐसे में हमने जाकर व्यापारियों से भी समझने की कोशिश की है कि गलती कहां हो रही है और क्या अभी भी संभव है दालों की कीमतों को कम करना। व्यापारियों का कहना है एक बड़ी वजह तो ये है कि मौसम की मार की वजह से इस बार दालें कुल मिलाकर 115 लाख टन इतना उत्पादन हुआ है, लेकिन जितनी की जरूरत है दाल की वो 65 लाख टन और ज्यादा है, और यही कारण है कि दालों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। दालों की कीमतें बढ़ी है, कितना असर पड़ा आपके किचन पर? मेरा किचन का बजट पूरा लड़खड़ा गया है, क्योंकि मैं पीजी संचालित करती हूँ। आज से साल भर पहले मैंने जो पीजी का अमाउंट रखा था उसके अकॉर्डिंग दालों का भाव सही था, लेकिन आज की स्थिति में जो दालों का भाव हो गया है उससे पीजी की गर्ल्स यही डिमांड करती है कि दोनों में से एक समय आप हमें दाल चावल दें, लेकिन अब जो वो अमाउंट मुझे पे कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा बजट बिल्कुल लड़खड़ा गया है। दालों के भाव आसमान छू रहे हैं। अब मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं दाल खाने में नहीं देती हूँ तो मेरा पीजी का काम खत्म हो जाएगा। तो जयपुर में लोग किस तरह परेशान हैं आपने अभी भी देखा। अगर सरकारी नीतियों में बदलाव किया जाए तो क्या दाल की कीमतें कम हो सकती हैं? दालों की कीमत कमोबेश पूरे देश में एक जैसी है। पहली वजह महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसल का खराब होना बताया जा रहा है। सिर्फ राजस्थान में दलहन की 56% फसल सूख गई। केंद्र सरकार ने दालों के दाम नीचे लाने के मकसद से 2000 टन और तुअर दाल आयात करने का फैसला किया। केंद्र सरकार का कहना है कि 3223 टन दालें पहले ही मुंबई और चेन्नई पहुंच चुकी हैं और 5000 टन की समूची मात्रा 20 अक्टूबर 2015 तक पहुंच जाएगी। ज़्यादातर दालें जो आप उड़द और हरड़ की बात कर रहे हैं, उड़द और हरड़ में तो वजह यही है कि डॉलर महंगा है, इंपोर्ट में भाव तेज हैं, और जो सरकार ने इंपोर्ट किया था हरड़ का वो सरकार ने दालें बनवा के मार्केट में बेचना चाहिए था, ताकि फिर जो है उससे भाव रुकते। केंद्र सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के मकसद से दाल इंपोर्ट करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अभी तक इंपोर्टेड दाल बाजार में पहुंची नहीं है। स्टॉक लिमिट की मियाद बढ़ाने जैसे फैसले भी कीमतों को बढ़ने से रोक नहीं पाए हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी पुराना राग ही अलाप रही है। जानकारों के मुताबिक कीमतें कम करने के लिए सरकार ने इंपोर्ट का फैसला तो कर लिया, लेकिन दालों के व्यापारियों की माने तो सरकार को दालों के बफर स्टॉक के बारे में भी सोचना होगा। आइए अब देखते हैं मौसीकी पर यानी संगीत पर कैसे सियासत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जाने माने गजल गायक गुलाम अली को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र में ठनती हुई नजर आ रही है। अशोक चव्हाण जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है महाराष्ट्र के, उनका कहना है कि वो गुलाम अली साहब का कॉन्सर्ट महाराष्ट्र में कराकर ही दम लेंगे और जल्द ही वो इसकी तारीखों की घोषणा भी करने वाले हैं। साथ ही साथ बीजेपी पूरी तरह से शिवसेना से इसमें अलग थलग नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, गुलाम अली ने अब दिल्ली में कॉन्सर्ट करने को सहमति दे दी है। वैसे उनके पास ऑफर बंगाल से और बिहार से भी था। गजल उस्ताद गुलाम अली साहब की कुछ ऐसी ही महफिल दिसंबर महीने में दिल्ली में जमने वाली है। शिवसेना के विरोध के बाद मुंबई में शो नहीं होने पर दिल्ली के टूरिज्म मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने गजल उस्ताद से मुलाकात कर दिल्ली में कार्यक्रम करने का न्योता दिया। There is a concert happening sometime in next month as well, where all of us will go and hear him. And in December, there can be another performance in Delhi. हाँ, मैंने बोला है कि अब बात भी हुई है
तो मुझे उन्होंने फरमाया कि आपको दिल्ली भी प्रोग्राम करना पड़ेगा। इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में मैंने उनसे बोला है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कार्यक्रम के लिए रजामंदी देने पर गुलाम अली साहब का ट्विटर पर धन्यवाद किया। शिवसेना ने एक तरफ गुलाम अली साहब को लेकर राजनीति खेली है, वैसी ही राजनीति आम आदमी पार्टी गुलाम अली साहब को लेकर कर रही है। इधर गायक अभिजीत ने गुरुवार देर रात ट्वीट कर गुलाम अली को बेशर्म और शादी का कव्वाल बता डाला। उधर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में अपने कदम को सही ठहराते हुए कहा कि उसने नेशनल ड्यूटी निभाई है। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, जहां दो गुटों के बीच झड़प भी हुई है और साथ ही साथ ये देखिए विजुअल्स जिनसे आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी हिंसा वहां पर हुई। जगह जगह पर आगजनी भी हुई और पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगाई गई। हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ है। शलभ, ये हिंसा अभी रुक गई है? जी आकाश, ये हिंसा रुक गई है और एक प्रतिबंधित पशु को लेकर ये अफवाह फैली थी, उसी के बाद ये हिंसा शुरू हुई। पुलिस और लोगों में काफी झड़प हुई, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, लेकिन फिलहाल पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया और कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन फिलहाल इस पूरे इलाके में शांति है। शलभ, ये मुलायम के गांव सैफई तक ये झगड़ा पहुंच गया, जहां मुलायम पढ़ाते थे जैन इंटर कॉलेज, वहां तक पहुंच गया? बिल्कुल, ये मैनपुरी में ये घटना हुई, उसके बाद बिल्कुल बगल में सैफई जो मुलायम सिंह यादव का गांव भी है, उनका गढ़ भी कहा जाता है, वहां पे ये पूरा विवाद पहुंच गया था। और जहां पे जैन इंटर कॉलेज जहां मुलायम सिंह यादव कभी पढ़ाते थे, उसके गेट में भी जो लोग थे उन्होंने आग लगा दी थी। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी इस पूरी घटना को काबू में करने के लिए। जो लोग थे उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस को तो हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, लेकिन फिलहाल इस इलाके में शांति हुई। हमारे साथ ही रहे शलभ। उत्तर प्रदेश से ही जानकारी आज ये भी आ रही है कि पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई है और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हुई है। मुजफ्फरनगर में फर्जी वोटिंग को लेकर वहां फायरिंग भी हुई। बहराइच में वोटिंग के दौरान लाठी चार्ज करना पड़ा। नाराज वोटरों ने मतदान का बहिष्कार किया। टिकैतपुरा में पोलिंग बूथ पर लूटे गए मतपत्र, सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई और पीठासीन अधिकारी भी घायल हो गए। शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ है। शलभ, इस हिंसा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है। हालांकि बार बार ये कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि काफी सख्ती की जाए, कड़ाई की जाए, जो गड़बड़ी फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हुई हैं। प्रतापगढ़ से लेकर बहराइच तक, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, इन तमाम इलाकों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और सीधे तौर पर इसके लिए जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर चुनाव को शांतिपूर्वक कराने का जिम्मा था, उनको ही जिम्मेदार माना जाएगा। शलभ, बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश से ही खबर ये भी आ रही और ये सूत्रों के आधार पर आ रही है कि दादरी में जिस मामले को लेकर हिंसा हुई, जिसमें अखलाक मारा गया, उसके घर में जो पाया गया वो मटन था, वो गोमांस नहीं था। ये सूत्रों के आधार पर जानकारी आ रही है। मथुरा की वेटनरी फॉरेंसिक लैब ने अपनी जांच में पाया कि दादरी में जिस रात गौमांस पकाने की अफवाह के बाद अखलाक की हत्या कर दी गई थी, उस रात अखलाक के घर गौमांस नहीं बल्कि मटन पक रहा था। इस घटना के बाद नोएडा पुलिस ने 3 अक्टूबर को मांस के सैंपल लैब को भेजे थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि लैब की रिपोर्ट अभी मिली नहीं है। इस बीच जांच रिपोर्ट का खुलासा होने के बाद एक बार फिर यूपी की सियासत गर्मा गई है। जानबूझ के माहौल खराब करने के लिए वो झूठा प्रचार किया गया था। रात में पुजारी को उठा के और उससे घोषणा कराई गई थी कि अखलाक के घर में गाय का गोश्त है। जांच रिपोर्ट से ये बात साफ हो गई है कि ये घटना सुनिश्चित तरीके से अफवाह फैलाकर अंजाम दी गई है। देखिए, मुजफ्फरनगर में भी साजिश की गई थी और यहाँ भी साजिश की गई। अब आप जो नाम और इशारा चाहते हो वो हमें थोड़ा सा जांच करने दो। रोज के रोज जो अलग नाम ले रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सब झूठ है और हम लोगों को यूपी की सरकार मैनिपुलेट कर रही है। देश दिन भर में आज इतना ही।